कल डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज पे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू बताए थे Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, यानी कहीं पे भी अगर चार्ज हमें निकालनी है तो चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं कोई क्वांटिटी भी दिया है तो उस क्वांटिटी को भी हम क्या करेंगे, चार्ज के फॉर्म में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चेंज करेंगे। और वो प्रोसेस कल हम बता दिए थे। अब आज से और अब नोट्स बनाते चलो प्रॉपर वे में। जैसे आप पढ़े भी है प्रॉपर्टीज में कि टू अगर इक्वल चार्ज है, टू इक्वल या फिर लाइक चार्ज कहा जाए, टू अगर लाइक चार्ज है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन लगेगा। पढ़े हो आप। अगर दोनों अनलाइक चार्ज है माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू टू, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। और डायरेक्शन भी आप देख चुके हो कि प्लस चार्ज है, अगर इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो ये दूर जाएगा, इससे दूर जाए, और इसके वजह जब इस पे लगेगा तो ये इधर जाएगा। और इसमें क्या होता है कि देखो, जब Q1 Q2 फोर्स लगाएगा तो अट्रैक्ट होगा, और जब Q2 Q1 पे लगाएगा तो Q1 अट्रैक्ट होगा। लेकिन डायरेक्शन हमेशा एक चीज जान दो, जो लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है उसी के एलॉन्ग में होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पर हम Q1 ले लिए और यहाँ पे Q2 चार्ज ले लिए ए, तो ऐसा नहीं है कि फोर्स इधर लगेगा या फिर फोर्स इधर लगेगा। कहां लगेगा, हमेशा इसके लाइन ज्वाइनिंग में ही लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब चूंकि इन्हीं दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, यानी रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही कूलॉम्स ने एक रूल्स दिया था, लॉ दिया था। उसी लॉ को हमें पढ़ना है, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीच में जो कंटिन्यू नहीं पढ़े हैं उनकी भी तैयारी हो जाए। तो आप हेडिंग लिखिए कूलॉम्स लॉ, हेडिंग लिखिए कूलॉम्स लॉ, और प्रॉपर वे में नोट्स सब बनाते चलिए। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए बताया था। तो फोर्स कौन कौन से होते हैं, दी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन टू स्टेशनरी है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इच। अब देखो एक किस पे डिपेंड करता है, यानी दो जो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स है दो पॉइंट चार्ज के बीच में किसके पीछे डिपेंड करता है, ध्यान रखिए। अगर मान लो यहाँ पे हम A प्लस Q1 ले लिए और A प्लस Q2 ले लिए, ठीक है, ये दोनों आपका सेम फोर्स है। तो अब यहाँ पे देखो Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पर, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और Q2 फोर्स लगाएगा इधर, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ऐसे ही अगर बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वेक्टर फॉर्म, इसके बाद देखते हैं इनके बीच जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। चलो एक नेगेटिव वाला भी बता देते हैं, माइनस Q2, और बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R। इसके वजह से इस पे लगेगा तो अट्रैक्ट होगा, और इसके वजह से इस पे लगेगा तो ये अट्रैक्ट होगा। और ये कंडीशन तुम अगर इस फिगर से देखो तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा, हमेशा डायरेक्शन अपोजिट होगा। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स डिपेंड करता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब जनरली अगर प्रैक्टिकली आप देखो, दो मैग्नेट ले लो, एक छोटा छोटा ले लो और एक बड़ा ले लो, तो आप देखोगे कि जो बड़ा मैग्नेट है उनके बीच का फोर्स अधिक लगेगा, जो छोटा है उस पे। इसका मतलब है कि जो इनके बीच फोर्स लग रहा है F, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड का होता है। यानी जो फोर्स है, यानी आप लिखोगे फर्स्ट, पहला पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए लिखते हैं हम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट
चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। यानी जो फोर्स होगा वो ऑलवेज डिपेंड करेगा इन दोनों पॉइंट चार्ज के क्वांटिटी पर, इनके प्रोडक्ट पे, ठीक है। सेकेंड, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो होता है, ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। इसका मतलब हो गया कि जो F होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर का। ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। थर्ड जो है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज किधर होगा? ऑलवेज ज्वाइनिंग द लाइन along ले देता हूं, along the joining line of two चार्जेज, ठीक है। ये कुलाम्स ने ये 3 रूल्स दिया था, स्पेशली अब 2 है, बाकी ये डायरेक्शन हमेशा इन दोनों के ज्वाइनिंग के ही डायरेक्शन में होती है। देखो आप कहीं पे भी जाओ इधर ही होगा, ये इधर भी जाओ कहीं बाहर नहीं हो। जैसे एग्जांपल एक देखो आप, इसका एक एग्जांपल देखिए, बाकी अभी बाद में इसको डिवाइड करते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आप लिख भी लेंगे, और ये एग्जांपल ऐसे हैं जो जी मेंस में आए हुए हैं, ध्यान देना, जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन मैं टेस्ट में दिया भी था। जैसे क्वेश्चन है कि इन दोनों चार्ज का, यानी ईच ऑफ टू चार्जेज आर डबल, क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, यानी कि इन 2 चार्जों को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ कर दे, देन फोर्स विल बी स्मॉल n टाइम्स वेयर n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या है? हाँ वो तो लगाए हो, बताए थे, क्वेश्चन तो बता दिए, जो नहीं पढ़े हो बताएं, क्वेश्चन सॉल्व भी कराया गया था। देखो कितना क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले कोई चार्ज रहा होगा, मान लो पहले चार्ज क्या था? Q1 और Q2, तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू, अभी हालांकि बताया नहीं है उसको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लिख देता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये रहा होगा भाई, कोई चार्ज रहा होगा पहले, अब उनके बीच का फोर्स ये हो गया। बाद में इस चार्ज को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया, ईच चार्ज, यानी दोनों चार्ज को डबल कर दिया गया। तो उस कंडीशन में फोर्स आपका क्या होगा बताओ? 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। चलो के यहां ले लो, हो जाएगा ना। अब उस कंडीशन में अब इसको क्या लिखोगे आप? F डैश इक्वल टू 2 2 जा 4, और R/2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? R²/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा ये बताओ ये किसकी वैल्यू है? तो F डैश इक्वल टू क्या हो गया? 16F, और वही यानी ये किसकी वैल्यू है? n टाइम्स का, वही स्मॉल n टाइम्स का। तो फोर्स कितना हो गया? 16 टाइम। ये आपका जीमेंस में भी आया है, और इसी को थोड़ा सा चेंज करके नीट में भी आया है। वहां पे इसको हटा दिया, डबल चार्ज को हटा के केवल डिस्टेंस को चेंज किया है,
ठीक है। तो देखो किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन एक सीधे लाइन में जान लो, चाहे नीट का हो चाहे आईआईटी मेंस का हो, अगर ये पढ़ रहे हो रटो नहीं, अगर आप समझ गए क्या मतलब है इसका और क्वेश्चन पढ़ने में आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, बहुत टफ नहीं है। उसको हम टफ की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि सारे क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल इजी वे में आप सॉल्व करते चलो और समझते चलो उसको। ठीक है, तो हर कॉन्सेप्ट को आपको कम से कम 10-10 क्वेश्चन लगाओ हर कॉन्सेप्ट पे, हर स्टेप। देखो इस पे भी हर स्टेप पे क्वेश्चन बनेंगे और हर स्टेप पे 10-10 क्वेश्चन लगाओ। मैं दाव के साथ कह रहा हूं तुमको कहीं बाहर जाके तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आज जाके आप किसी भी किताब में उठा लो, ये एससी वर्मा में भी क्वेश्चन दिया है और एसएल अरोरा के लास्ट में क्वेश्चन उसमें दिया है। बाकी जो पेपर सेट मैंने लाया साल पेपर का, उसमें क्वेश्चन 2018 में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। आप तो एक बार पहले आप इसको नोट करो, समझ में आया है? ये पहले नोट करिए, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल नोट करो, फिर आप दोनों को मिला के हम फोर्स की वैल्यू बताएंगे। चाहे पहले आप यहां तक नोट करिए, फिर बता देते हैं, तब उसके बाद एग्जाम्पल नोट करना। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके साल करवाना है। ये 2 दिन कुलाम सलाह ही चलेगा अच्छे से एकदम बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रट गया तो पूरा फर्स्ट पार्ट ही आपका तैयार हो गया। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे तो यही चीज वहां मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, बस यहाँ ई पढ़ोगे वहां बी पढ़ोगे, और आई पढ़ के आप आई गए हो। हाँ, पूरी दुनिया आई एफ बी आई पे है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्शन फोर्स। क्या चीज? दो चार्जेस है मास। हाँ, वहां पे क्लियर होगा चीजें। तभी अभी तो मैं उस पर क्वेश्चन लगाने वाला हूं, मैं बताया भी हूं। बोलो, पढ़े हो तुम लोग? मोमेंटम चेंज या मोमेंटम बेस पे क्वेश्चन में कराया था, अभी मैं बताऊंगा। अरे भाई यहाँ पे एक चार्ज है, देखो अगर इसको रेस्ट कर लो तो रिपल करेगा कि नहीं? अच्छा, इसको अगर अट्रैक्ट कर, इसको आप रेस्ट कर लो तो ये अट्रैक्ट होकर आगे कि नहीं, मोशन करेगा कि नहीं? और दोनों छोड़ दोगे तो दोनों मोशन करेगा, दोनों छोड़ दोगे तो दोनों दूर जाएगा, और एक को रोक लेते एक जाएगा एक रेस्ट रहेगा, रहेगा ना। तो उन दोनों कंडीशन में अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं, बताएंगे अभी। ये यहां तक लिख लिए, पूरा लिख लिए, यहां तक हो गया ना? ठीक है, अभी इसको जब ये बता दें दोनों को मिला के तो फिर किया वाला लिखना। ठीक है, अब देखिए आप, अब इन दोनों को अगर आप मिला दोगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, या जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे कांस्टेंट आता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। अब के की वैल्यू अभी हम आगे बताएंगे किस पे डिपेंड करता है फोर्स की वैल्यू कैसे। ठीक है, और के क्या है, तो ये आपकी फोर्स हो गई, यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो गया? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। के को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के वो क्या कहते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन हटाया हो तो कांस्टेंट आया है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब इस पे ये यहां तक हो गया, इसका आगे एक्सप्लेन करते हैं। उसके पहले आप एक एग्जांपल इसको लगा लो, क्योंकि डायरेक्ट इसी बेस पे है ना क्वेश्चन है। और एग्जांपल लिखो आप इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू है, वेयर के इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अभी जो भी आप पढ़ रहे हो, ये चार्ज कहां रखा हुआ है? फ्री स्पेस में। कहां रखा हुआ है? फ्री स्पेस में। फिजिक्स रियल में बड़े इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट होके पढ़ो और समझने का प्रयास करो तो हमें लगता है कि सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसमें रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना है, कुछ टर्मिनो। पहला दिन
ठीक है, समझ गए? इसमें किसी कोई डाउट? अच्छा, इस टाइप कोई क्वेश्चन डिस्टेंस को चेंज किया जाए या चार्ज को चेंज किया जाए और फोर्स की वैल्यू पूछा जाए तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इरेज कर दें। देखिए, फोर्स की वैल्यू निकला F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां के क्या बताया हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट निकाल लोगे ना? अब यहाँ पे एक चीज देखो, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? व्हाट इज? तुम बताओ, बैठे बैठे बोलो। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है ये बताएगा कोई? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? चर्चा किए थे उसके पहले भी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता क्या है? किसी मीडियम से, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़े थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और किसी मीडियम में आता है तो क्या चेंजिंग होती है, या यही इंडिकेट करता है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो चार्ज अभी कहाँ रखा हुआ है, फ्री स्पेस पे। तो यह जो के डिपेंड करता है, यानी के डिपेंड ऑन, यहां पे लिख सकते हो के डिपेंड्स ऑन, किस किस पे करता है, मीडियम पे। किस पे? मीडियम पे। फर्स्ट, के डिपेंड ऑन मीडियम, पहला कंडीशन, क्योंकि जब मीडियम चेंज करोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अभी बताएंगे आगे। सेकंड, सेकंड बताओ किस पे डिपेंड कर सकता है? या न्यूटन मीटर स्क्वायर रखे होगा, यूनिट भी चेंज कर दो तो भी वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट क्या करेगा, डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। बोलो होगा कि नहीं? यूनिट्स पे भी डिपेंड करेगा के की वैल्यू। अब यहाँ पे आप चाहो तो अब इसको लिख सकते हो, एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म अभी हम बाद में बताएंगे। वेक्टर फॉर्म में हम तुम लोग को कम क्वेश्चन भी, जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी कम कराए थे, उस पर क्वेश्चन अधिक कराना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब अंदर डीपली स्टडी करोगे, खासतौर से एडवांस वगैरह का क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखोगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो पहले इस पे क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व कराते हैं, इसको एक बार नोट कर लो आप। एक जी मेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन वहां तक सोच पाता है। बिल्कुल बिना कलम चलाए आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन है, अच्छा नोट कर लो एक बार। एक चीज बताओ, यहाँ दिख रहा है जी, उसमें दिख रहा है, ये कट नहीं रहा है? ठीक है, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे Q1 इक्वल टू
Q2 इजकल टू 1 कूलाम ले लो, क्या ले लो 1 कूलाम। कभी कभी एग्जाम्पल लोग पूछ पेपर कुछ सेटर ऐसे होते हैं, कभी कभी थियरी डालना होता है तो ऐसे छोटे से क्वेश्चन पूछ देते हैं, खासतौर से तुम्हारे यहाँ के Q1 Q2 इजकल टू 1 कूलाम और R इजकल टू क्या कर दिया जाए 1 मीटर, क्या कर दिया जाए तो 1 इंटू 1/1 इजकल टू 1, इसलिए बचा क्या F इजकल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिफिनेशन भी हो गया कि अगर दोनों चार्ज 1 कूलाम हो और उनके बीच का डिस्टेंस 1 हो तो उनके बीच फोर्स कितना लगेगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था कि अगर मान लो यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, डिस्टेंस क्या दिया है 1 मीटर, और इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने एक पॉजिटिव अननोन चार्ज रख दिया, पॉजिटिव अननोन चार्ज, पता नहीं है कितना चार्ज है, हालांकि एक और घुमाने के लिए दे दिया था जबकि उसका कोई मतलब नहीं है वहां पे। तो कह रहा है कि इनके बीच, इसको छोड़ दो आप, पहले आप देखिए कि इनके बीच, इन दोनों चार्जों के बीच मिनिमम फोर्स कितनी होगी, मिनिमम फोर्स F इक्वल टू व्हाट, कितनी होगी मिनिमम फोर्स बता दो, मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए तो बताया हूं, लेकिन बताएंगे फिर वो डिफरेंशिएशन वगैरह करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है मिनिमम फोर्स, बताओ मिनिमम फोर्स टू चार्जेस बिटवीन डिस्टेंस 1 मीटर, Q1 and Q2 टू चार्ज ये पार्ट बिटवीन 1 मीटर and ये पार्ट 1 मीटर या डिस्टेंस बिटवीन 1 मीटर। तो मिनिमम देखो एक चीज बताओ, बात नहीं करो, यह फोर्स जो है, यह फोर्स जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है Q1 Q2 पर, Q1 Q2 की वैल्यू जितना मिनिमम होगा फोर्स उतना ही मिनिमम होगा, फोर्स उतना ही। अच्छा चार्ज की जो मिनिमम क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है 1 इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज कोई पूछेगा क्या कहोगे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को ही हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो अब एक चीज बताओ, जब Q1 Q2 ये चार्ज दिया है और कह रहा है मिनिमम चार्ज, तो मिनिमम चार्ज मिनिमम फोर्स के लिए ये क्या होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि चार्ज की वैल्यू मिनिमम जब होगी, ये सीधा सा क्वेश्चन है, Q1 Q2 टू चार्ज है, उनके बीच डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मिनिमम फोर्स क्या होगा, तो मिनिमम जो फोर्स होगी क्या हो जाएगी बताओ Ke²/1, यानी Ke² ये ऑप्शन है। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन समझने की चीज केवल वहां थी। फिर बता रहा हूं हर एग्जाम में 30% क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, 30% में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, बाकी 70% में कुछ अच्छा कर दो, सिलेक्शन हो गया। 30% में गलत नहीं होना चाहिए हर एग्जाम में, इवन तुम यूपीएससी का भी उठा लो तो उसमें 30% क्वेश्चन ऐसा है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन ठीक ठाक पढ़ा है वो भी क्वेश्चन कर लेता है, मतलब अच्छे से पढ़ा हो तो वही चीज है कि अगर इंटर बोर्ड का भी थोड़ा ठीक ठाक अच्छे से पढ़े हो, हम तो प्रैक्टिस करा देंगे कि थोड़ा सा लेवल का भी बढ़ जाएगा, तो आप अच्छे क्वेश्चन करके चले आओ। 3 मिनिमम फोर्स है, एक चीज ध्यान रखो हमेशा, पूछेगा कभी भी कि मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है Ke², किसी भी दो चार्ज के बीच का मिनिमम फोर्स क्या हो जाता है Ke², क्योंकि मिनिमम चार्ज के बीच में ही मिनिमम फोर्स लगेगा, और मिनिमम चार्ज यही होता है, उससे छोटा भी होता है क्या नहीं होता, हालांकि क्वार्क में बताया था +-2, लेकिन वो अभी डिफाइन नहीं किया गया, केवल अभी वो रिसर्च प्रोसेस में है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, इसमें कोई डाउट, चलो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन नहीं देता है, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं इस पे, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन है, क्वेश्चन ही। अब क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चन से ही फार्मूले सब लर्न होंगे। देखो यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा अगर एप्सिलॉन नॉट की अगर तुम यूनिट लिखो तो क्या लिखोगे
हाँ, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बस ये याद रखो, इसको रिवर्स कर दो। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन तो एक चीज जान लो, जितने भी आपके कोफिशिएंट हैं उन सबका डायमेंशन आपको निकालने आना चाहिए, खासतौर से एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जितने भी कांस्टेंट हैं उन सबका डायमेंशन आपको निकालने, और केवल डायमेंशन निकालने आना चाहिए। इस बार तो यूनिट भी पूछ दिया था, जीमेंस का पेपर देखे होंगे, कई सेटों में हुआ है ना, तो एक सेट में डायमेंशन पूछा था, तो एक सेट में यूनिट मैच करने के लिए दे दिया था। हमें लगता है कि इसमें कितने लोग ऐसे जिसको यूनिट निकालने नहीं आता, ईमानदारी से बताओ, यूनिट नहीं निकाल पाते हो? चलो बहुत अच्छी बात है कि सब लोग निकाल लेते हो। डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या होगी? एक कूलाम स्क्वायर है, कूलाम किसकी यूनिट है? चार्ज की। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। फोर्स का बता दो तुम, न्यूटन का डायमेंशन। हाँ, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और ये क्या हो गया? एल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बाकी इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा बताओ? एम पर माइनस वन, एल एल स्क्वायर, एल पर माइनस थ्री, टी पे माइनस टू प्लस टी पे पावर फोर, और ए पे माइनस टू, सॉरी ए टू हो गया, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। इसकी अगर वैल्यू निकालना हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, एप्सिलॉन नॉट की क्या करोगे? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 3.14 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल याद होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू, क्योंकि भी गॉस थ्योरम पढ़ोगे तो वहां पे जो न्यूमेरिकल्स लगाना होता है एप्सिलॉन नॉट ही केवल आता है वहां पे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखा होगा, कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन में वो दिया ही रहे, ठीक है। तो जो हमेशा यूज वाली जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो ये आप नोट करो फट से। ये अभी जो भी पढ़ रहे हो ये सिर्फ फ्री स्पेस में पढ़ रहे हो। मीडियम में थोड़ा चेंज करके 2 क्वेश्चन में दिया था, दोनों तुम लोग गलत किए थे, याद है कि नहीं? अरे एक 1:k आया था, और के टाइम डिक्रीज होता है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं से भी वो हुआ ना। हाँ, वैक्यूम चूंकि हमेशा देखो डिवाइड हमेशा उस चीज में करते हैं जिसकी वैल्यू अधिक होती है। एक क्वेश्चन और भी दिए थे डिक्रीज वाला, के टाइम डिक्रीज होगा, के स्क्वायर टाइम इंक्रीज, वो सही था, डिक्रीज होगा के टाइम्स। चलो अभी आएगा तो। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप, पहले इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन लगा देते हैं, फिर उसका वेक्टर मेथड चलेंगे। वेक्टर मेथड और वेक्टर का क्वेश्चन एक साथ। अब पहले इसका जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो एक साथ देख लो, इरेज करना है इसको। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। ये मान लो माइनस क्यू है, और ये भी क्या है?
माइनस क्यू, और यहाँ हमने क्या रख दिया प्लस क्यू। थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसके पहले केवल प्लस प्लस सब बताए थे, ठीक है। ये साइड आप ले लो कितना ए, ठीक। ये पॉइंट ए, इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स नेट की वैल्यू बताओ कितना होगा। फाइंड द फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू। ए बात नहीं करो, कहाँ है यार। इसी को अगर हम मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दें डाटा के रूप में, ये क्वेश्चन आया भी है, यहाँ मान लो हमने रख दिया +5 माइक्रोकुलाम, कितना रख दिया, और यहाँ पर रख दिया +10 माइक्रोकुलाम, और यहाँ रख दिया -10 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, कितना 5 सेंटीमीटर। तो इस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू और प्लस रिजल्टेंट की डायरेक्शन दोनों निकालना है। तो इसको आप भाई तुम लोग चूंकि ये पढ़ चुके हो, तो जो पढ़ चुके हैं इसको निकाल के बताएं, बाकी आप लोग बताइए। एक चीज ध्यान दीजिए जिसको, अच्छा इसमें कितने लोग ये क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का, अच्छा तुम लोग, और बाकी तुम लोगों को एक चीज ध्यान दो, जैसे किस पे निकालना है चार्ज, क्यू पर। सुपरपोजिशन एक प्रिंसिपल होता है, उसको मैं बताया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चार्ज के राउंड में जितने भी चार्ज होंगे उन सभी चार्ज की वजह से इस पे फोर्स एक्ट होगा, ये क्लियर है। तो अगर इस पे फोर्स निकालना तो इसको आप ढक लो, कितने चार्ज हैं उसके राउंड 2, तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे 2, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये माइनस चार्ज है, क्या है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज की वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये किधर आएगा, अट्रैक्ट होगा कि नहीं। अच्छा ये भी मान लो इसको ले लेते हैं F1, इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये भी क्या होगा अट्रैक्ट होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई F2। तो अब यहाँ पे देखो ये चार्ज की वैल्यू दोनों तो सेम है, डिस्टेंस भी, तो F1 की जो वैल्यू होगी वही F2 की वैल्यू होगी कि नहीं, जो F1 की वैल्यू होगी वही, क्यों होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज और डिस्टेंस सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, k मानो 1/4πε0 Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है सबके बीच a स्क्वायर। चलो ये क्लियर हो गया कि इन दोनों की वैल्यू ये है, ये दोनों की डायरेक्शन। बाकी आप वेक्टर में पढ़े हो पैरेललोग्राम मेथड में, वेक्टर का एडिशन पढ़े थे ना, ज्योमेट्रिक मेथड, अर्थमेटिक मेथड में पैरेललोग्राम मेथड पढ़े होंगे, जिसमें आप पढ़े थे कि किसी भी दो वेक्टर्स का जो जहां टेन ऐड होता है उनसे मीट करने वाली जो डायगोनल होती है, क्या होता है डायगोनल जो होता है वही उसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट इसका हमेशा क्या होगा डायगोनल होगा, ये ध्यान रखना हमेशा डायगोनल होगा। और उसकी वैल्यू क्या पढ़े थी, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, बोलो ठीक है, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि F1 है F2 है, तो अगर इसका नेट फोर्स आप निकालो F net = क्या लिखोगे, √F1² + F2² + 2F1 F2 cos, कितना रखोगे, कितना एंगल होगा इनके बीच का, दोनों वेक्टर का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, कितना होगा
60 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबका साइड सेम है। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे एफ नेट इजकल टू क्या हो जाएगा बता दो, ये सबकी वैल्यू सेम है। चलो यहाँ लिख भी देते हैं, हालांकि डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो इसके बाद ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, प्रैक्टिस होना चाहिए। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का F1 की वैल्यू प्लस F2 के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, ये भी F1 F2 है तो इसको भी लिख सकता है ना, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, इनटू कॉस 60 वैल्यू 1/2 से 2 कैंसिल। तो अब यहाँ पे देखो तीनों 3 बार है ना, मैंने तीनों एक एक बार है तो 3 हो गया। अब इसको लिख सकते हो एफ नेट इजकल टू, ये सब कॉमन हो जाएंगे, के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बच गया, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर रूट 3। बोलो इसमें किसी को डाउट? ठीक है, हाँ। मान लीजिए वो दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो हम लोग इन दोनों का फोर्स निकाल रहे हैं। भाई इस पे जो फोर्स लगेगा इसके वजह से भी लगेगा और इसके, अच्छा अगर इस पे निकालना होता तब क्या करते, एक चीज देखो, चलो ठीक है, इस पे अगर निकालना हो तो क्या करोगे, इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा, तो जब इस पे फोर्स लगेगा तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है ना, और एक प्लस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। यह फोर्स जब, यह चार्ज जब इस पे फोर्स, मान लो इस पे हमको निकालना नेट फोर्स, हम तो पहले यहां निकाले हैं, अब यहां निकालना है, मान लो सपोज दैट, क्लियर कर लो। तो जब इसके वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा और इसके वजह से भी, यानी इसके अराउंड जितने चार्ज होंगे सबके वजह से फोर्स लगेगा। अभी मैं एक वॉच वाला बताएंगे जिसमें 10-12 फोर्स लगेंगे एक साथ, ठीक है। तो ये जब इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो अट्रैक्ट होगा, इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा ना। तो ये मान लो क्या हो गया, ये फोन इसको ले लो, अब इनके बीच जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, ये होगा कौन, अरे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो माइनस की वजह से ये हो गया आपका, अब यहाँ पे F1 हो गया, F2 हो गया, रिजल्टेंट यही होगा, समझे। तो अब इनके, अब इसका जब वैल्यू को, तो यह एंगल कितना होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये कितना हो गया 1, तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, क्योंकि 120 की वैल्यू -1/2। अच्छा इस पे भी लगेगा फोर्स, तो बताओ इस पे, तुम बताओ क्या होगा, इस पे भी मान लो इस पे निकालना हो तो क्या करोगे, कितने वजह से निकालोगे, इसके वजह से, और अच्छा तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, और तो इस पे फोर्स लगेगा तो किधर जाएगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर, ये बस डायरेक्शन आप शो कर दो। अच्छा ये माइनस है, अब इसके पे फोर्स लगाएगा तो किधर जाएगा, दूर जाएगा, तो इसका भी रिजल्टेंट यही होगा, रिजल्टेंट हमेशा डायगोनल से होके जो जहां मिलेगा डायगोनल हो गया। अब ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, बाकी फार्मूला यही लगा दोगे। तब क्लियर, नहीं क्लियर हुआ अभी, नहीं पूछो नहीं, क्योंकि ये मोस्ट बेसिक है अभी तो इसके आगे और चलोगे। देखो कहीं पे भी एक चार्ज के अराउंड जितने चार्ज होंगे और इस एक पर फोर्स निकालना है, तो उन सभी चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन हम शो करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगेगा इसके वजह से, तो जब इसके वजह से इस पे लगेगा तो अट्रैक्ट होगा, और जब इसके वजह से इस पे लगेगा तो यह अट्रैक्ट होगा, इसके वजह से इस पे लगेगा तो यह अट्रैक्ट होगा, लेकिन इसके वजह से जब इस पे लगेगा तो यह अट्रैक्ट होगा। तो किस पॉइंट को हम निकाल रहे हैं, ध्यान रखना है, Q1 पे निकाल रहे हैं, इस Q पर इन दोनों की वजह से फोर्स लगेंगे, तो जब इसके वजह से इस पे लगेगा तो अट्रैक्ट होगा, इसके वजह से लगेगा तो ये अट्रैक्ट होगा, ये वैल्यू हो गई। इस पे अगर आप निकाल रहे हो तो इसके वजह से ये अट्रैक्ट इधर करेगा, और ये जब इस पे लगाएगा तो रिपल्सन होगा, तो ये डायरेक्शन मिल गया, इनके बीच की वैल्यू 120 हो गया, ये भी आपका 120 हो गया। तो किसी भी पॉइंट्स पे आप फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी और क्वेश्चन कराते हैं, अभी समझ में आ जाएगा चीजें।
बात नहीं करो, तुम लोग बात कर रहे हो केवल यार। इसको आप नोट करो, जब इसको भी लगाओगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इसलिए डाटा किलो में इसको दे दिया हूं। एनसीईआरटी का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन 1.2 क्वेश्चन ये ट्राइंगल बेस पे ही दिया है। संभवतः हमें लगता है कि यही क्वेश्चन है क्या, नहीं, -3 माइक्रोकूलम कुछ करके दिया, -3 + 3 3 कुछ करके। अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन नहीं बताए थे तुम लोगों का, थोड़ा सा वो लामी थ्योरम वगैरह पे, वो अब सब इसी में हम बताएंगे। लामी थ्योरम पे नहीं बताए थे, फिर एक क्वेश्चन और एक टाइप का, तो उस समय हम पेंडुलम वाला बताया हूं, लेकिन अब तो बताएंगे, अब तो चल रहा था क्रम से सब चलेगा ना। अब एक एक टाइप्स का चलेगा, पहले पहले ये वेक्टर क्लियर कर लो, फिर उसके बाद मीडियम चेंजिंग वाला क्लियर करो, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स वाला इंटीग्रेशन मेथड से जो उसको क्लियर करो, फिर उसके बाद पेंडुलम, और धीरे धीरे तमाम सारी चीजें आएंगी उसी में, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब इस पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर किसका कितना आया जी? डिग्री बताओ, डिग्री, एंगल की डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ। हाँ, कितना पैरेलल होगा इसका? अच्छा चलो देखो भाई, आप हमको फोर्स किस पे निकालना है? 5 माइक्रोकूलम पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको हम यहां बनाते हैं, देखो, चलिए बात नहीं करो तुम लोग। +5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, और वैल्यू कितना दिया बीच का? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, हमको ये 5 माइक्रोकूलम पे निकालना, ध्यान दो इधर, बाद में नोट करना, ये 5 माइक्रोकूलम पे निकालना है, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे? किसके किसके वजह से? इसके और इसके वजह से। अच्छा, इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा, हमको इस पे लगाना है फोर्स, ये तो रेस्ट रहेगा ना। अभी हम बताए थे, देखोगे अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है, ये दोनों रिपल होंगे। क्वेश्चन अभी आंसर उस पे क्वेश्चन में नहीं साल पर है। इसको अगर रोक लो आप, तो इसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये भागेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इस पे फोर्स लग रहा है, अगर रेस्ट है, जिसकी वजह जब ये फोर्स लगेगा तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? तो ये कहां जाएगा? बाहर की तरफ, मान लो F1, ठीक है। अब इस माइनस ए भी लगाएगा इस पे फोर्स, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये आएगा इधर, न कि ये जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो रेस्ट है, ये लगा रहा फोर्स, इस पे ये आएगा इधर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गई F2, ठीक है। अब यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू पहले आप निकाल लो। F1 इक्वल टू F2, दोनों सेम होगा कि नहीं? क्योंकि देखो चार्ज भी दोनों सेम है और ये भी सेम है, इसलिए, और डिस्टेंस भी आपका सेम है, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब इसको माइक्रोकूलम है, कूलम में कन्वर्ट कर दो, ये सब बेसिक चीजें डायरेक्ट लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 अपान 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो 25 5 2 लगभग 180 आएगा। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू कितना हो गया? 180 न्यूटन। बोलो किसको नहीं समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। देखो, अरे एक 5 25 है ना, देख 5 से 5 कैंसिल, अब 5 बचा, 5 2 जा 10, 2 9 दूनी 18, लगभग कट पिट के 180 आ जाएगा। हाँ, कंपोनेंट से ही तो करना होगा ना, वो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका 180 F1 F2, लेकिन हमको क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इसका कहां होगा बताओ? यही होगा ना,
ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। कैसे इधर हो गया यार, दिमाग तुम्हारा खराब है क्या, ज्यादा सोच रहे था, ठीक है। ये आपका इधर हो गया। हमेशा डायगोनल की मिलने वाली डायरेक्शन होती है। अच्छा ये बताओ, ये दो वेक्टर है तो ये जाएगा कि ये जाएगा? वेक्टर का एडिशन, यही मैं कह रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज हो गए, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देता है, ज्यादा लगता है दिमाग लगाने। अच्छा एक चीज बताओ, मैं बताया हूँ, ये जानते हो क्या है, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, रटने वाली चीज है। और वो देखो बताया हूँ कि अभी डायगोनल जो होता है, दोनों मीट होने वाली जो डायगोनल होती है। तो अब एक चीज बताओ तुम खुद ही, इसका डायगोनल इधर जाएगा? अब उम्मीद करते हैं कि इसके बाद नहीं मिसते, कंफ्यूज होगे तुम। ये पैरेललोग्राम हो गया, हुआ नहीं पैरेललोग्राम? ठीक है। अब कहीं से भी मान लो हम यहाँ पे, ये चलो इसका रिजल्टेंट पहले निकाल देते हैं। तो एफ नेट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? अरे सीधे लिखते हैं 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 का स्क्वायर इंटू कास 120 और कास 120 की वैल्यू -1/2, डायरेक्ट लिख दिया -1/2। ये हो गया कैंसिल। तो बचा कितना बताओ? एक से एक ये कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा? 180 तो बचा यार। एफ नेट कितना आ गया? 180 न्यूटन आया। चलो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी दिया है कि इनके बीच ये रिजल्टेंट, चूंकि वेक्टर ये सेम है, अगर अलग अलग होता तो एंगल अलग आएगा, अभी बाद में बताएंगे उसका। कहीं से भी, या इससे ले लो या इससे, इसके बीच मान लो एंगल कितना बन रहा है? बीटा। माने रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, यानी रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। तो आप पढ़े होंगे क्लास 11th में वेक्टर का tan थीटा, tan बीटा की वैल्यू क्या निकाले थे बताओ? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद है? नहीं याद है? अब बताओ क्या होगा? 120, क्योंकि यहाँ जो सालों के ये सब 120 मान के किए हो ना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल रखा जाता है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं, यही तुमको निकालना है। गलती कर दिए थे। क्या हो गया? 120 कास 120, तो √3/2 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? माइनस। कितना हो जाएगा? माइनस। तो फिर यहाँ क्या बचा बताओ? 90 √3/90, ये हो गया कैंसिल। क्या बच गया? √3। ए tan 60 डिग्री, कितना हो गया? 60 डिग्री। तो अब एक चीज बताओ, अगर ये 60 है, ये 60 है, और ये भी कितनी है? 60 है। ये भी क्या है? 60 है, और ये भी, इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल होगा। फिर ध्यान दो, ये भी एंगल कितनी है? 60, और ये भी कितनी है? इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, ए, इसका मतलब कि ए और ए, यानी जो नेट फोर्स है एफ नेट, वह इसका नॉमिनेट कर दो ए बी और सी, यानी एफ नेट जो है वो क्या है? पैरेलल टू बी सी। ये वर्ड के रूप में भी ऑप्शन दिया हुआ है कि रिजल्ट, जैसे क्वेश्चन उस बार दिए थे तुम लोग, कौन सा फोर्स है किसके पैरेलल होगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो बीसी के पैरेलल होगा। समझ पाए? देखो यहाँ पे क्या रखना हमको, यहाँ एक गलत कंफ्यूजन हो गया है, वो दरअसल नहीं बोलना थोड़ा सा शुरू कर देता था ना उसी में, तो हमें लगा कि लग रहा है सॉल्व किया है, इसलिए हो सकता है, लेकिन वो थीटा की वैल्यू लेते हैं, इसलिए मैं सही भी लिखा था। वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, और एंगल कितना है? 120। ठीक है। अब ये बताओ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसी फार्मूला से आप हमेशा निकालोगे। ठीक, टाइम क्या हो गया?